स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीअरेंजमेंट यानी कि जंबल सेंटेंसेस के सेशन 2 में, डे 2 में, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ से बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि आखिर आगे कैसे हम लोग इनको ट्रिकी अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हम लोग रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी को लेकर हम लोग अगला सेशन हम लोग आज लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भी टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका वॉइस नरेशन हुआ है ना, जैसे कि आपका वॉइस एंड नरेशन हुआ, इसके अलावा आपका जो ठीक है 5 टॉपिक हैं जिन पे ऑन एन एवरेज 5-5 क्लास हर टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। देखा जाए जैसे कि वॉइस एंड नरेशन, ठीक है, वॉइस एंड नरेशन की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है हमारे एग्ज़ाम में 45 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस आपके वॉइस एंड नरेशन से आ जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आपका आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट और फिलर्स बात सेम है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता क्लोज टेस्ट और फिलर्स में, ठीक है। जब वन लाइनर होता है तो फिलर्स कहते हैं या डबल फिलर्स कहते हैं, और जब पैसेज में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट। इसको आप CLOZE भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप और क्या लिख सकते हैं, क्लोज टेस्ट भी लिख सकते हैं। इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, नंबर्ड फिलर्स भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट कहिए, क्लोज टेस्ट कहिए, नंबर्ड फिलर्स कहिए या फिलर्स कहिए, जो आपको समझ में आए आप कहिए। अगर इसकी बात करें तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स का इसको ही मान लेते हैं हम लोग। अगर टोटल माना जाए 20-10 यानी कि 30 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका क्लोज टेस्ट फिलर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। इसके बाद आता है हमारा रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 15 to 20 मार्क्स का आपका ये हो जाता है, कभी 10 नंबर का भी है, कभी 20 नंबर का भी है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट है यानी कि जंबल सेंटेंसेस हैं। इसके बाद आता है आपका कॉमन एरर। कॉमन एरर्स आपके एग्ज़ाम में जो हैं वो ऑन एन एवरेज 15 to 20 मार्क्स के आते ही आते हैं, ठीक। तो जो मेन टॉपिक हैं, मेन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आप कुछ कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा और इजीली आप स्कोर कर पाएँ, इन सारे पॉइंट्स के बारे में, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग आपके लिए वीडियो यहाँ पर लेकर आएंगे कंटिन्यूअस उसमें, ठीक है। जिसमें 5 लेक्चर्स ईच टॉपिक आपको ऑन एवरेज मैं आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड कर सकूँ। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 5 लेक्चर्स तो कम से कम हम आपको हर टॉपिक पे देंगे ही देंगे, ठीक है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला रीअरेंजमेंट एक बार आप कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन द लेटर स्पीच जॉर्ज बुश स्टेटेड आर एनिमी इज अ रेडिकल नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट एंड एवरी गवर्नमेंट दैट सपोर्ट्स देम, ठीक है। अब देखो इन द लेटर स्पीच, यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द लेटर स्पीच। लेटर मतलब बाद में, यानी कि ये 2 लेटर होता है, एक होता है LATER और एक होता है LATTER। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, LATER और LATTER, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों। अगर इन दोनों की हम बात करें, अगर हम इन दोनों की बात करें तो LATER ये समय में बाद में होता है, टाइम में बाद में, और ये क्रम ऑर्डर में बाद में, सीक्वेंस में बाद में होता है, ठीक है। तो इन द लेटर स्पीच तो बाद की स्पीच, यानी क्रम में जो बाद में स्पीच दी, ठीक। इसका मतलब इससे पहले उन्होंने कुछ कहा होगा, इसका मतलब है उन्होंने इससे पहले भी कुछ कहा होगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं होगा, ठीक। अब सही क्या होगा, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, तो पहले फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट कौन सा हो सकता है। अब देखिए कहता है कि द टारगेट्स ऑफ द कैंपेन आर प्राइमरली सुन्नी इस्लामिस्ट। तो सबसे पहले कैंपेन कौन सा, कैंपेन भाई अगर यहाँ पर मेंशन किया है, वर्ड एक मेंशन किया है कैंपेन, तो कौन सा कैंपेन, कोई कैंपेन शुरू किया होगा कहीं पर, तो कैंपेन के बारे में और कहाँ बात हो रही है, द वॉर ऑन टेरर ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म इज़ एन इंटरनेशनल मिलिट्री कैंपेन, ठीक है, एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट आफ्टर द September 11 अटैक्स। सितंबर 11 के जो अटैक्स हुए उसके बाद
जो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार है उसने एक इंटरनेशनल मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया, किस लिए? जो टेररिज्म है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पर जो ग्लोबल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया में जो उसके अगेंस्ट युद्ध छेड़ा है उस पर बात हो रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। यानी कि किस में लॉन्च हुआ है मिलिट्री कैंपेन? डी वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों? डी आ जाएगा। अब इसी कैंपेन को आगे कहाँ एक्सप्लेन किया है? तो अब कहता है द टारगेट्स ऑफ द कैंपेन, जो कैंपेन लॉन्च किया है ना, एन इंटरनेशनल मिलिट्री कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च यहाँ पर हुआ है, ठीक, अब इसका क्या मकसद है? तो द टारगेट्स ऑफ द कैंपेन आर प्राइमरली सुन्नी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट। अब देखिए बी ऑप्शन में क्या किया है, इसी कैंपेन को एक्सप्लेन किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हमने ये कैंपेन चलाया है। तो डी के बाद बच्चों क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बी। ठीक है, तो डी बी किस में है? डी और बी एक साथ यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बी सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्रिकेट इज अ स्पोर्ट विच इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच हु स्कोर रन्स यानी कि पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज डन। तो दिस इज डन क्या किया जाता है? ये किया जाता है। तो भाई ये तो पहला होगा नहीं। द विकेट्स आर एट ईच एंड। अब सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि पहले हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे एक सेंटेंस को। तो यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है? ठीक है, तो इंट्रोड्यूस क्या हो रहा है? एक गेम जो है क्रिकेट। तो कहता है क्रिकेट इज अ स्पोर्ट विच इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच हु स्कोर रन्स। ठीक है, तो क्रिकेट इज अ स्पोर्ट विच इज प्लेड। ठीक, अब यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ गया। हमने स्टार्ट किया, क्रिकेट एक खेल है जो दो टीमों के बीच खेला जाता है, जहाँ पर हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब इसको आगे जहाँ पर हु स्कोर्स रन्स, ईच हु स्कोर्स रन्स, जहाँ पर हर कोई क्या करता है? रन स्कोर करता है। अब ये रन स्कोर कैसे करता है? भाई इसके बाद हर सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट होगा, तभी तो आप सीक्वेंस में इनको अरेंज कर पाएंगे। तो अब कौन सा स्टेटमेंट है जो रन बनाने की आपको क्या कहते हैं तरीका बता रहा है? जिस सेंटेंस में रन बनाने के बारे में बातें हो रही होंगी वही आपका इसके बाद आ जाएगा, यानी कि ए के बाद आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, दिस इज़ डन। क्या डन? क्या किया जाता है? इस रन स्कोर किए जाते हैं कैसे? बाय हिटिंग द बॉल अक्रॉस द बाउंड्री। बाउंड्री के पार, बाउंड्री के तरफ या बाउंड्री के पार बॉल को हिट करके रन स्कोर किए जाते हैं। यानी कि ए के बाद क्या आ जाएगा? डी। तो ए के बाद डी किस ऑप्शन में है? यहीं पर है केवल, ए डी बी सी, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए रीअरेंजमेंट के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा अगर आप फर्स्ट सेकेंड फाइंड आउट कर लें। और कोई इसमें ऐसा बहुत ट्रिक नहीं है, कोई मतलब चमत्कार नहीं है, केवल आपको सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा समझना है और आप अपने आप इसको रिलेट कर पाएंगे। भाई सेंटेंस कोई भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले नाउन आएगा। कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि वो वर्ड्स जो इशारा करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। अंडरस्टूड है कि ये लड़का, तो यानी कि दिस पेन, तो या दिस पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट, उसके बारे में पहले कहीं तो बात की गई होगी। तो अंडरस्टूड है कि इसका मतलब ये रिपीटेड है, इनकी इससे पहले कहीं कुछ आया होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस पहले नहीं आएंगे। ठीक, तो हमको इंडिविजुअल सेंटेंस फाइंड आउट करना है और उसको रिलेट करते जाना है। हर स्टोरी, हर लाइन जहाँ ख़त्म होगी उसके बाद की नेक्स्ट लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि कनेक्टर हैं, सब आपस में कनेक्ट हैं। तो इस तरीके से हमको इसको अरेंज करना है। चलिए अगला देखा जाएगा। अगला कहता है अपॉन रिटर्निंग रॉबर्स बिगिन राइटिंग ऑन इंडियन सिनेमा। अपॉन रिटर्निंग, वापस आने के बाद, रॉबर्ट्स बिगिन राइटिंग ऑन इंडियन सिनेमा ऑन एवरीथिंग फ्रॉम सत्यजीत रे टू शोले। ठीक है, रॉबर्ट्स हैड कम फ्रॉम क्यूबेक टू कलकत्ता इन 1961 एंड देन कन्विंस द एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव जेस्यूट चेन ऑफ कमांड टू सेंड हिम टू यूक्ला, यूक्ला यूनिवर्सिटी का नाम है, to do a course in film studies. ठीक है, he had recently been hired by
गैस्टन रॉवर्ज। ठीक, अब देखो, द मैन हु वॉज डायरेक्टर ऑफ द कोर्स वॉज वन ऑफ कलकत्ताज ग्रेट इंटेलेक्चुअल मैवरिक्स, दीपक मजूमदार। कहता है कि वो आदमी हु वॉज डायरेक्टर ऑफ द कोर्स, जो कोर्स का क्या था, डायरेक्टर था, वॉज वन ऑफ कलकत्ताज ग्रेट इंटेलेक्चुअल मैवरिक्स। वो क्या था, कलकत्ता ग्रेट इंटेलेक्चुअल मैवरिक्स था। कौन नाम क्या था उनका, दीपक मजूमदार। वैसे मैवरिक्स का नाम, मैवरिक्स का मतलब होता है जो अपने ढंग से सोचता है। मैवरिक्स का मतलब क्या होता है, अपने ढंग से सोचने वाला, जो अपने तरीके से सोचता है, अपने ढंग से सोचने वाला। वैसे इसको घूमंतु भी बोलते हैं, घुमक्कड़ भी बोलते हैं मैवरिक्स को। ठीक है, तो ठीक है भाई, सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी कि ये। ठीक, द मैन हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द कोर्स वॉज वन ऑफ द कलकत्ताज ग्रेट इंटेलेक्चुअल मैवरिक्स, दीपक मजूमदार। ठीक, ही हैड रिसेंटली बीन हायर्ड बाय गैस्टन रॉवर्ज, और ये दीपक मजूमदार हाल ही में हायर कर लिए गए, किसके द्वारा, गैस्टन रॉवर्ज के द्वारा। ठीक, तो भाई ही किसके लिए आया, ही आया है दीपक मजूमदार के लिए, यानी कि डी के बाद क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, डी के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। तो डी के बाद सी किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, यानी कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप सेंटेंस पढ़िए, उसको रिलेट कर दीजिए। अब दीपक मजूमदार आए हैं, कौन हायर हुआ, अब रॉवर्स तो हायर हुए नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो लौट के वापस आए, उनके बारे में कहीं हायर होने की बात हो नहीं रही, तो हायर किसको किया गया होगा, दीपक मजूमदार को किया गया होगा। अगला देखिए, अगला कहता है कि एज अ 17-year-old इन कलकत्ता जस्ट आउट ऑफ स्कूल आई हैड अ स्ट्रोक ऑफ ग्रेट लक। एज अ 17-year-old इन कलकत्ता, जैसा कि 17 साल का मैं था, जस्ट आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से तुरंत बाहर आया था, आई हैड अ स्ट्रोक ऑफ ग्रेट लक। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य का मुझे हार्ट अटैक पड़ गया, इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे पर भाग्य की कृपा हो गई है ना, मेरे ऊपर वाले की कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई भाई, आई वॉज वेटिंग आउटसाइड द वेस्ट कैमरा रिपेयर वर्कशॉप in the city for my father's Nikon to be fixed when I fell into conversation with a girl। हुआ क्या कि मैं एक कैमरे की शॉप के, रिपेयर की शॉप के बाहर वेट कर रहा था, किसका, मतलब इंतजार कर रहा था, मेरे फादर का जो वर्कशॉप के बाहर खड़ा था, और मेरे पिताजी का जो निकॉन का कैमरा था वो सही करवाने के लिए वहाँ खड़ा था। उसी दौर में क्या हुआ, when I fell into conversation, तभी मेरा वार्तालाप स्टार्ट हुआ किससे, एक लड़की से, अ लिटिल ओल्डर दैन मी, मुझसे थोड़ी बड़ी, हु वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर हर कैमरा, जो अपने कैमरे के लिए इंतजार कर रही थी। ठीक, अब क्या हुआ, ए के बाद क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, ए के बाद क्या आ गया, सी आ गया। तो ए के बाद सी कहाँ है, यहाँ पर है, और ए के बाद सी कहाँ है, यहाँ पर भी है। ठीक, अब ये समझना है कि ए के बाद ए सी डी भी होगा कि ए सी बी डी होगा। सबसे पहले क्या हुआ कि जब मैं किस्मत की मुझ पर कृपा हो गई, कृपा हो कैसे हुई कि मैं अपने पिताजी का कैमरा सही कराने के लिए एक शॉप के बाहर खड़ा था, तभी वहाँ पर कन्वर्सेशन मेरा स्टार्ट हो गया एक लड़की के साथ में, जो मैं थोड़ी बड़ी थी, वो भी इंतजार कर रही थी अपने कैमरे का। अब क्या हुआ, वी बिगेन डिस्कसिंग फोटोग्राफी, हमने क्या हुआ, फोटोग्राफी को डिस्कस करना शुरू किया। ठीक, ए सी बी, तो ए सी बी कहाँ है, इस ऑप्शन में, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए सी बी। ठीक है, ए सी बी डी, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को, चलो आगे देखते हैं। अगला कहता है कि इंक्रीजिंग इनरोलमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स इन इंडिया इज इन लाइन विद इंटरनेशनल ट्रेंड्स वेयर इंग्लिश इज एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ एज द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब कहता है द सर्च इन इंग्लिश इनरोलमेंट प्रोपेल्स, सर्च का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ में लहर उठना, बहुत बड़ी मात्रा में किसी चीज़ पे कोई चाहत हो जाए, चारों तरफ से उसकी इमेज बढ़ जाए, इसका मतलब क्या होता है, सर्च। प्रोपेल्स मतलब प्रेरित करना। ठीक है, द सर्च इन इंग्लिश इनरोलमेंट प्रोपेल्स इट टू थर्ड प्लेस आफ्टर हिंदी एंड मराठी। ठीक है, दिस शोज दैट डिस्पाइट द प्रोकियली माइंडेड politicians would have us believe about the elitist trappings of English language teaching. ठीक है, there's actually a grassroots movement favoring it.
ठीक। अगला कहता है इनरोलमेंट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल इंडिया हैज़ गॉन अप शार्पली इन जस्ट 2 years। ठीक। अब स्टेटमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? डी से हुई। कहता है कि इनरोलमेंट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन इंडिया हैज़ गॉन अप शार्पली। कहता है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनमें जो एडमिशन्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए पिछले 2 सालों में। फ्रॉम 4.3% ऑफ टोटल इनरोलमेंट इन 2003-04 to 6.3% इन 2005-06। 2003-04 की अपेक्षा 2005-06 में 4.3 से 6.3 बढ़ गए, है ना। किसमें? इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन। क्यों बढ़ गए भाई एडमिशन? तो कहता है एडमिशन बढ़ इसलिए गए कि द सर्ज इन इंग्लिश इनरोलमेंट। अब देखो इनरोलमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो अब कहता है जो इंग्लिश इनरोलमेंट में सर्ज यानी कि अचानक जो लहर उठी है ये क्यों उठी है, तो इसको एक्सप्लेन किया किसमें? बी में। तो डी के बाद क्या आ जाएगा? बी। ठीक। बहुत ज़्यादा देखिए सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने देखा कि भाई इनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं। और इनरोलमेंट क्यों बढ़ रहे हैं? द सर्च इन इंग्लिश इनरोलमेंट प्रोपेल्स इट टू 3rd प्लेस आफ्टर हिंदी एंड मराठी। तो जो एकदम से लहर आई है इंग्लिश इनरोलमेंट में वो क्या किए, इसको कहाँ ले गई? 3rd प्लेस पर। हिंदी मराठी के बाद तीसरे स्थान पर इंग्लिश आ गई। इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडियन चिल्ड्रन बीइंग इंस्ट्रक्टेड इन द लैंग्वेज। जो भारतीय बच्चे हैं जिस भाषा में सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, वो तीसरी भाषा कौन बन गई? आपकी इंग्लिश बन गई। हिंदी, मराठी और इंग्लिश हो गई। ठीक है। तो डी के बाद क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? अच्छा एक बात और है, डी बी सी ए भी है और डी बी ए सी भी है, तो एक ऑप्शन आपको और देखना होगा। अब देखो, दिस शोज इंक्रीजिंग इनरोलमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स इन इंडिया इज इन लाइन विद इंटरनेशनल ट्रेंड्स वेयर इंग्लिश इज एस्टेब्लिशिंग इट्स सेल्फ एज अ लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। ठीक है। दिस शोज दैट डिस्पाइट वॉट प्रॉक्टिकली माइंडेड पर्टिकुलरली। अब देखो यहाँ पर जैसे इनरोलमेंट की बात आई कि इनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, है ना, लगातार बढ़ रहे हैं, हिंदी बात तीसरे स्थान पर आ गई। तो दिस शोज द डिस्पाइट वॉट पैरोकियली माइंडेड पॉलिटिशियंस वुड हैव अस बिलीव अबाउट द allegedly elitist trappings of English language teachings, there's actually a grassroots movement favoring it। अब कहता है ऐसा हुआ क्यों, इतना सर्च आ गया, इतना बढ़ोतरी हो गई, ऐसा क्यों हुआ? कहता है इसको ग्रास रूट लेवल पर एक मूवमेंट्स को फेवर कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस के माइंड से हो, है ना, एक ट्रैप के रूप में, यानी कि allegedly elitist trappings। कहता है बढ़ा चढ़ाकर जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की जो बढ़ा चढ़ाकर ट्रैपिंग एक जाल बुना गया। क्या अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो लोग आपको क्या कर रहे हैं? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेट्रोज में आप जाओ, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी इंग्लिश नॉवल पढ़ रहे हैं। काहे? ऐसी भोकाल, है ना, भोकाल भी तो एक चीज़ होती है। तो भोकाल, तो इसका मतलब क्या आएगा? डी के बाद बी, उसके बाद सी। तो डी बी सी ए इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला, these 3 broad themes are connected by governance that is corruption free and financial sector that is clean and sound। अब देखो सबसे पहली बात, these 3 कौन से 3, यानी ये तो होने से रहा। बी कहता है द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द बजट आर एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अ केयरिंग सोसाइटी, केयरिंग सोसाइटी। ठीक है। अब ये तीनों की बात हो रही है यहाँ पर। अब सोचने वाली बात ये है कि द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, जो इन्हीं दोनों में इंडिविजुअल नाउन है, इसमें और इसमें डी और ए। डी और ए तो पहला नहीं होगा। ठीक। बचा क्या? बी और सी। इन दोनों में क्या होगा? तो द यूनियन बजट, सबसे पहले बजट पेश किया जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? बजट पेश करेंगे। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर 2020-21 वॉज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन फरवरी 2020 एज हर सेकेंड बजट। उनके सेकेंड बजट के रूप में 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बजट पेश किया, यूनियन बजट हमारा पेश किया। सबसे पहले क्या पेश किया, यानी क्या आएगा? सी आएगा। अब कहता है द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द बजट, सबसे पहले बजट आएगा, फिर उसके सेंट्रल आइडियाज़ क्या हैं, तो सी के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा। तो जे शहीद हो गया, जे शहीद हो गया, बचा सी बी ए डी, और बचा क्या हमारा? सी बी डी ए। ठीक। अब कहता है अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, बी से पहले डी भी तो आएगा,
बी से पहले क्या आ जाएगा, डी है। कहते हैं दिस इज द सेकेंड बजट ऑफ नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट सेकेंड टर्म, है ना। तो सबसे पहले हम बात, जब हमने बजट पेश किया एज हर सेकेंड बजट, अब कहते हैं दिस इज सेकेंड बजट ऑफ नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट सेकेंड टर्म, उनके सेकेंड टर्म का सेकेंड बजट है, ठीक है। तो पहले बजट है कौन सा ये भी बताना पड़ेगा आपको, यानी कि सी के बाद क्या आएगा, डी, सी के बाद क्या आएगा, डी, ठीक। अब सेंट्रल, अब आपको क्या बताना होगा, सेंट्रल आइडिया बताना होगा, सी के बाद डी, उसके बाद बी और फिर ए, ठीक है। तो यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर 2020 and 2021 was presented by the finance minister Nirmala Sitharaman on Feb 2020 as her second budget. This is the second budget. अब यहाँ पर हमने इसको इसलिए पहले लिया कि ये प्रोनाउन जो आया है ये बजट के लिए आया है, इस यूनियन बजट के लिए आया है, और इसी के बारे में पहले बता रहा है कि भाई ये तो यहाँ पर भी क्या है, सेकेंड बजट लिखा हुआ है। तो इसको आगे एक्सप्लेन किया कि दिस इज द सेकेंड बजट, ये दूसरा बजट तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है उसका सेकेंड टर्म का दूसरा बजट है, सेकेंड टर्म और सेकेंड बजट, है ना, दोनों बातें हो गई। तो इसलिए इसको हमने सी के बाद डी रखा। फिर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बजट, फिर सेंट्रल आइडिया हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्या हो गया, बी आ गया। तो सी डी बी ए इज द करेक्ट आंसर, इट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला कहता है कि डेटा फॉर कोविड-19 इज स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम गिविंग अ कंप्लीट पिक्चर, फ्रॉम गिविंग अ कंप्लीट पिक्चर, ठीक। बट इज encouraging that the basic metric of the number of those recovering as a share of confirmed infections is showing improvement in India, ठीक है। अब देखो, किसी the health ministry has said that percentage of recoveries currently stands at just over 25, almost double of what it was 2 weeks ago, ठीक। सबसे पहले कहता है कि डेटा फॉर कोविड-19 इज स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम गिविंग अ कंप्लीट पिक्चर। कहता है कि जो डेटा कोविड-19 के लिए हैं वो अभी भी कंप्लीट पिक्चर से बहुत दूर हैं। यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड द परसेंटेज ऑफ रिकवरीज स्टैंड्स एट जस्ट ओवर 25%। देखो, अब ए के बाद क्या आएगा, बी अपने आप आ जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पर देखो कहता है बट इट इज़ encouraging that the basic metric of the number of those recovering as share of confirmed infections is showing improvement in India, ठीक। तो रिकवरिंग की यानी कि रिकवरी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है, इसी पर बात हो रही है। तो अब देखो द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ सेड दैट द परसेंटेज ऑफ रिकवरीज करेंटली स्टैंड एट जस्ट ओवर 25, ऑलमोस्ट डबल व्हाट इट वाज 2 weeks ago, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ बात हो रही है आगे। तो ए के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा। फिर कहता है कि नेशनल डेटा ऑन अदर पैरामीटर्स अपीयर इन सिमिलर डिजीज ट्रेंड्स विटनेस्ड ग्लोबली। तो ए के बाद बी, ए बी सी, ये क्या हो गया, ए बी सी डी, यानी कि बिल्कुल एज इट इज सेम सही है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हाउएवर इज दैट, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डी वाला लास्ट ही होगा हमारा। देयर में बी अनटेस्टेड पीपल हु हैव रिकवर्ड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, पहले हम बताएंगे कि भाई कौन कौन रिकवर हुआ, फिर हमने कहा कि दे मे बी, लास्ट में हमने कह दिया कि दे मे बी अनटेस्टेड पीपल हु हैव रिकवर्ड। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आप रिकवर्ड होगा, उनका टेस्ट ही नहीं हुआ, है ना। तो पहले सारे डेटा वाले हमने एक साथ रख लिए, फिर जिसका कोई डेटा नहीं है वो लास्ट में कर दिया। तो ए बी सी डी ये अपने आप ही करेक्ट है, इसमें कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही रीअरेंज है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी रीअरेंजमेंट की, एक सेकेंड क्लास हमारी ये थी। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं 110% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन आपका जीवन मंगलमय हो।